जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं यूएचएस के एमडी कैट के 2025 के पेपर की, बायोलॉजी के पोर्शन की। और हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो आइए चलते हैं 61 से ऑनवर्ड, क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं। और आज इस आखिरी लेक्चर के अंदर, इस आखिरी पार्ट के अंदर, बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं इस पूरे पेपर की समरी भी आपके सामने रखूंगा। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 61? बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? आर्थराइटिस इज, और उसकी चार ऑप्शंस गिवन हैं। आई होप आपको आर्थराइटिस का नाम देखते ही पता चल गया होगा कि दिस क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम टॉपिक नंबर 9, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, जहां पर मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स बताए गए हैं। उन्हीं में से एक डिसऑर्डर है आर्थराइटिस। अब पहले तो आप समझ लें कि आर्थराइटिस का वर्ड का मीनिंग क्या है। सो आर्थराइटिस के अंदर एक्चुअली दो वर्ड्स मौजूद होते हैं। आर्थरो, विच मीन्स ज्वाइंट, और जहां पर भी वर्ड ITIS लगा होगा उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जैसा कि आपने पढ़ा होगा हेपेटाइटिस में, अपेंडिसाइटिस में, तो ITIS का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो यहां पर इसका मीनिंग बनेगा इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। और क्या मजे की बात है कि जो पहली पहली ऑप्शन है वहां पर यही मीनिंग लिखा है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं ताकि ये जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं आप उनको रिकॉल कर लें। सो बीटा ऑप्शन पे क्या लिखा है? हर्निएशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये आपने कहां पढ़ा था? ये आपने पढ़ा होगा डिस्क स्लिप के टॉपिक के अंदर। इसी तरह चार्ली ऑप्शन को देख लें, क्या है? फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स। ये आपने कहां पढ़ा था? ये आपने पढ़ा होगा जिस टॉपिक के अंदर, वो है स्पॉन्डिलोसिस, उसमें ये वर्टिब्री फ्यूज कर जाते हैं। और डिस्क स्लिप में आपने पढ़ा होगा कि जब डिस्क स्लिप होती है या डिस्क हर्निएशन होती है तो नर्व कंप्रेस होती है, और उस नर्व के कंप्रेस होने की वजह से टिंगलिंग सेंसेशन डेवलप होती है अलोंग द लेंथ ऑफ द रूट। लाइक अगर शेटिक नर्व कंप्रेस होगी तो उसका जितना रूट है, पाथ है, वहां पर टिंगलिंग सेंसेशंस डेवलप होंगी। टिंगलिंग सेंसेशंस किसको कहते हैं? जैसे चिंटियां सी चल रही हो। तो जो टिंगलिंग सेंसेशन है, दिस इज एक्चुअली सम हाउ रिलेटेड विद द शैटिका, और शैटिका के अलावा और भी नर्व इंजरी से रिलेटेड हो सकती है। सो हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अल्फा है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 62? वो है कि विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन प्यूबिस। तो प्यूबिस का क्वेश्चन दोबारा आ गया। इससे पहले आपने पढ़ा था प्यूबिक सिम्फिसिस में। यहां पर यह क्वेश्चन पूछा है कि प्यूबिक सिम्फिसिस पर किस टाइप का ज्वाइंट प्रेजेंट होगा। ऑप्शंस हैं फाइब्रस ज्वाइंट्स, इमूवेबल ज्वाइंट्स, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। और ये क्वेश्चन आया कहां से है? अगेन फ्रॉम टॉपिक नंबर 9, दैट इज ऑफ स्पोर्ट एंड मूवमेंट। अब आप जरा रिकॉल करें तो फाइब्रस ज्वाइंट्स कहां मौजूद होते हैं। उसकी एक एग्जांपल आपने पढ़ी थी टीथ के लेवल पर, यानी हमारे मैक्सिला और मैंडिबल में जो टीथ मौजूद होते हैं, दे आर एम्बेडेड इनटू द बोन एंड फॉर्म फाइब्रस जॉइंट्स। और याद रखिएगा कि ये जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, दीज आर इमूवेबल जॉइंट्स।
और बीटा ऑप्शन पे भी वही आ गए, इमूवेबल जॉइंट्स। इसमें आपने एक कॉमन एग्जांपल पढ़ी थी सुचर्स की, जॉइंट्स ऑफ स्कल। अब आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में प्यूबिक सिम्फिसिस के क्वेश्चन में बताया था कि जो प्यूबिक सिम्फिसिस है वहां पर कौन सी कार्टिलेज मौजूद होती है? वहां पर मौजूद होती है फिब्रोकार्टिलेज। इसी फिब्रोकार्टिलेज की वजह से हम प्यूबिक सिम्फिसिस को कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। अमूमन इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टूडेंट मिस्टेक करके आएंगे वो कंफ्यूज्ड होंगे इस ए ऑप्शन और सी ऑप्शन के दरमियान। यानी वो उन्होंने फिब्रोकार्टिलेज तो पढ़ी होगी बट दे विल थिंक कि फिब्रोकार्टिलेज का मतलब है कि फाइब्रस जॉइंट, जो कि ऐसा नहीं है। तो यहां पर भी आंसर फाइब्रस नहीं होगा, कार्टिलेजिनस होगा। और डेल्टा ऑप्शन तो आपको पता है कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, कौन से जॉइंट्स होते हैं? इन्हें हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी चार्ली, यानी प्यूबिस के लेवल पर कौन सा जॉइंट मौजूद होगा? कार्टिलेजिनस जॉइंट। और कार्टिलेज कौन सी होगी? फिब्रो कार्टिलेज मौजूद होगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63। क्या है क्वेश्चन नंबर 63? विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स स्टिमुलेट मसल्स टू कंट्रैक्ट इन द रिफ्लेक्स आर्क? क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है? रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। और उन्होंने ये पूछा है कि न्यूरॉन की कौन सी टाइप होगी जो मसल्स को कंट्रैक्ट करवाएगी। तो आपने एक्चुअली यहां पर न्यूरॉन की टाइप ढूंढनी है, वो टाइप जो मसल्स को कंट्रैक्ट करवा रही होगी। ऑप्शंस क्या हैं? मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स। और क्वेश्चन कहां से आया है? टॉपिक नंबर 5 से। और टॉपिक नंबर 5 किसका है? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। इस क्वेश्चन के अंदर भी पिछले कई क्वेश्चंस की तरह आपने समझनी होगी रिफ्लेक्स एक्शन की ये डायग्राम। और यहां पर आप देखेंगे कि पेन रिसेप्टर्स मौजूद थे, यहां से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर गए टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इस सेंसरी न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? एफरेंट न्यूरॉन। तो अब ऑप्शन में से मैं इसको तो निकाल दूंगा, क्योंकि एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? इट कैरीज मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये निकल गए दोनों ऑप्शन, बीटा बी और डेल्टा बी। अब उसके बाद क्या होता है कि जो इंटर न्यूरॉन होता है ये मैसेज ट्रांसमिट करवाता है फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। और ये तो सिर्फ सीएनएस के अंदर मौजूद होगा, जबकि हमने तो ढूंढना है वो न्यूरॉन जो मसल तक पहुंचेगा और मसल को कंट्रैक्ट करवाएगा। तो चार्ली ऑप्शन भी निकल गई, यानी इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन से क्या होता है? एक और न्यूरॉन मैसेज को लेगा और लेकर आएगा टुवर्ड्स मसल फॉर कंट्रैक्शन। और इस न्यूरॉन को क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इफरेंट न्यूरॉन, या हम इसको कहेंगे मोटर न्यूरॉन। तो इसलिए इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन होगी या आंसर होगा उसमें होना चाहिए मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका बनेगा अल्फा, यानी मोटर न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 64। क्या है क्वेश्चन नंबर 64? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कंपेयर्स सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? सो क्वेश्चन यहां पर आया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस से, और डिफरेंस में किसको पूछा गया है? सेल डिवीजन को। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मैं क्वेश्चन के
टॉपिक को रिलेट करूं तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जहां पर आपने पढ़ा होगा कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब आप लोग जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर ना माइटोसिस होती है ना ही मियोसिस होती है, बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। और माइटोसिस मियोसिस किन में होगी? जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा। और न्यूक्लियस किन में मौजूद होता है? वो मौजूद होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। और इन्हीं यूकैरियोटिक सेल्स में इसके अलावा भी और डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। तो अब ऑप्शंस को जरा देखिएगा। ऑप्शंस में क्या है? ए ऑप्शन, यूकैरियोट्स डिवाइड बाय बडिंग, तो हो सकती है बडिंग इनके अंदर। प्रोकैरियोट्स डिवाइड बाय माइटोसिस, तो प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती, यानी ए ऑप्शन आंसर से निकल गई। बीटा ऑप्शन को देखें, यूकैरियोट्स यूज बाइनरी फिशन, तो सर्टेन यूकैरियोट्स वहां पे हम बाइनरी फिशन को रिलेट करते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं दे डू नॉट डिवाइड थ्रू मियोसिस, तो बी ऑप्शन भी निकल गई। सी ऑप्शन क्या है? यूकैरियोट्स डिवाइड बाय माइटोसिस, बिल्कुल ठीक है। प्रोकैरियोट्स बाय बाइनरी फिशन, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें दोनों चीजें ठीक हैं। और डेल्टा ऑप्शन क्या है? बोथ यूज माइटोसिस बाय सेल डिवीजन, तो हमने पढ़ लिया है कि प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होगी। डेल्टा ऑप्शन भी निकल गई और हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू लामार्किज्म। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का की वर्ड लामार्किज्म नहीं है। क्या है? एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि अगर आप लामार्किज्म रखेंगे ना माइंड में, तो आपको इनमें से काफी सारी ऑप्शंस ठीक नजर आएंगी। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। क्वेश्चन कहां से आया? टॉपिक नंबर 7 से, दैट इज ऑफ एवोल्यूशन, और उसके अंदर लामार्किज्म से पूछा गया है। अब क्वेश्चन में उन्होंने इस पॉइंट के बारे में पूछा है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का क्या मतलब है। अब अल्फा ऑप्शन देखें, क्या है? ट्रेट्स कॉज्ड बाय म्यूटेशन। तो लामार्क के मुताबिक एक्वायर्ड कैरेक्टर्स उनको कहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स ने अपनी लाइफ के दौरान एक्वायर किए, एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से, एंड ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द म्यूटेशंस। म्यूटेशंस को डिस्क्राइब किया था डार्विन ने, तो मैंने इस ऑप्शन को निकाल दिया। बीटा क्या है? ट्रेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो लामार्किज्म का ये पॉइंट तो बिल्कुल मौजूद है उसके थ्योरी में कि जो करेक्टर्स उन्होंने एक्वायर किए हैं वो इनहेरिट करेंगे। लेकिन अगेन यहां पर वो तो डार्विन भी कहता है, डार्विन के मुताबिक भी अगर पेरेंट्स के अंदर कोई म्यूटेशन होगी तो वो ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट होगी। तो क्वेश्चन यहां पर क्या है? एक्वायर्ड करेक्टर्स के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में उन्होंने नहीं पूछा हुआ, तो हम इसको भी आंसर से निकाल देंगे। सी क्या है? ट्रेट्स डेवलप्ड बाय यूज और डिसयूज। और लामार्क्स की थ्योरी के अंदर ऐसे ट्रेट्स जो यूज से डेवलप हों या डिसयूज से खत्म हो जाएं, रिड्यूस हो जाएं, उनको कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये जो चार्ली ऑप्शन है ये एक्चुअली इस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करती है। और डेल्टा क्या है? ट्रेट्स सिलेक्टेड बाय नेचर। तो नेचर अल्टीमेटली ट्रेट्स को सिलेक्ट करती है
वो तो डार्विन की थ्योरी भी कहती है, लामार्क की थ्योरी भी कहती है, उसके पीछे मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। तो इसलिए इस डेल्टा ऑप्शन को भी हमने यहां से निकाला एंड द करेक्ट आंसर दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्वायर्ड characteristics are the traits developed by use or disuse of the organs. So इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो गया चार्ली। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं कि क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज रिकॉर्डेड एज। तो किस मॉडल के बारे में उन्होंने पूछा है, वो है लॉक एंड की मॉडल। और वो कह रहे हैं कि इस लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट क्या है। तो आपने लॉक एंड की मॉडल को रिकॉल कर लेना है। ये चार ऑप्शंस यहां पर गिवन हैं। और अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक नंबर 6 दैट इज ऑफ एंजाइम्स, वहां पे जो मॉडल्स बताए गए हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपने पढ़ा हुआ है लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉक एंड की मॉडल एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर which shows no change before, after or during the chemical reaction। और वो ये भी बताता है कि एक्टिव साइट इज स्पेसिफिक इन नेचर। अब देखें यहां पर लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड है, बिल्कुल ठीक। एक्टिव साइट स्पेसिफिक है, बिल्कुल ठीक। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, गलत, मैं इससे आगे जाऊंगा ही नहीं। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड है, बिल्कुल ठीक। एक्टिव साइट नॉन स्पेसिफिक है, गलत। तो ये ऑप्शन भी निकल गई, ये ऑप्शन भी निकल गई। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, गलत। तो ये ऑप्शन भी निकल गई। तो अब बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या बना है, वो है अल्फा। अल्फा इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं क्या है। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन बिकॉज दे। तो क्वेश्चन पूछा गया पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कि वो प्रोटीन्स में क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी चार ऑप्शंस दी हैं कि ये दे इफेक्ट सॉल्युबिलिटी, दे होल्ड आर ग्रुप्स, दे लिंक अमीनो एसिड्स, हेल्प इन रिलीजिंग ऑक्सीजन। क्वेश्चन कहां से आया है, टॉपिक नंबर 3 से, दैट इज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और आपने पढ़ा हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पेप्टाइड बॉन्ड का रोल क्या होता है। ये दो एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स को आपस में कनेक्ट करता है। और कनेक्ट करने का मतलब है लिंक करना, वो चार्ली ऑप्शन पे गिवन है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि व्हाई आर रेट्रोवायरसेस प्लेस्ड इन अ सेपरेट क्लास ऑफ आरएनए वायरसेस। ऑप्शंस यहां पे चार हैं। क्वेश्चन कहां से आया है, ये आया है टॉपिक नंबर 1 से, यानी टॉपिक नंबर 1 ए सेलुलर लाइफ में से ये पहला क्वेश्चन इस पेपर के अंदर आया है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं तो क्वेश्चन में एक्चुअली ये है कि आरएनए वायरसेस का एक ग्रुप होता है जिसमें बेतहाशा आरएनए वायरसेस मौजूद हैं, और इन्हीं में से एक सब ग्रुप हमने बनाया है रेट्रोवायरसेस का। और रेट्रो के लफ्ज को आपने याद रखना है, इसका लिटरल मीनिंग होता है रिवर्स। अब हम इन्हें रेट्रोवायरसेस क्यों कहते हैं, बिकॉज दे शो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, यहां पर नॉर्मली तो आपने पढ़ा है ना, ट्रांसक्रिप्शन होती है कि डीएनए से आरएनए का बनना। यहां पर क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए। और इसके लिए यहां पर इन वायरसेस के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो अब आपने ऑप्शंस में ये चीज ढूंढनी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्यों इन्हें अलग ग्रुप में रखा है। तो अल्फा ऑप्शन क्या है, दे ऑलवेज इन्फेक्ट एनिमल सेल्स ओनली, सो ये ऐसे करेक्ट रीजन नहीं है। बीटा क्या है, देयर आरएनए एक्ट्स डायरेक्टली एज मैसेंजर आरएनए, तो वो तो बाकी वायरसेस में भी एमआरएनए के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, हमने ये रीजन नहीं देखी इनके अंदर। चार्ली क्या है, दे लैक प्रोटीन कोट्स, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इनमें प्रोटीन कोट्स मौजूद होते हैं। डेल्टा ऑप्शन क्या है, दे यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू मेक डीएनए फ्रॉम आरएनए, और यही आपको मैंने यहां पर समझाया है। सो दैट इज ट्रू अबाउट द रेट्रोवायरसेस, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 69 एंजाइम्स के बारे में है, एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में है। क्या है क्वेश्चन, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स डिफर फ्रॉम इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स बिकॉज दे। तो पहले तो यह समझ लें कि यहां पे दे कौन है, वो दे हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो आपने क्वेश्चन की ऑप्शंस में ये दो चीजें बड़ी याद रखनी है, ख्याल रखना है कि ये ना हो कि आपको कहीं पे लगे कि हाँ ये इन दोनों का डिफरेंस बनता है, लेकिन वो करेक्टर दिया हो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का। तो हमने डिफरेंस तो जरूर देखना है, लेकिन हमने वो डिफरेंस किसके साथ रिलेट करना है, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के साथ। ये चार ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन आया कहां से है, टॉपिक नंबर 6 यानी एंजाइम्स में से। अब वन बाय वन इन ऑप्शंस को देख लेते हैं, और क्या जहन में आपने रखना है, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को हम रिवर्सिबल किनको कहते हैं, जिनके एक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। ये मैं करेक्टर्स आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको आंसर ढूंढने में आसानी रहे, यानी इनके एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। ये एंजाइम के साथ टेम्परेरीली बाइंड करते हैं। अब आप ऑप्शंस को देख लें। अल्फा ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है, बाइंड्स परमानेंटली एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये टेम्परेरीली बाइंड करते हैं। बाइंड टेम्परेरीली एंड कैन बी रिमूव्ड, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने यहां पर आपको बता दिया है। चार्ली क्या है, परमानेंटली इनएक्टिवेट द एंजाइम, तो ये गलत हो गया, क्योंकि परमानेंटली तो करेंगे नहीं। डी क्या है, चेंज एंजाइम स्ट्रक्चर परमानेंटली, फिर परमानेंटली का वर्ड आ गया, तो हमने इसको भी निकाल दिया। तो यहां से आपको पता चल गया कि इसका करेक्ट आंसर बीटा बनता है, यानी रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के करेक्टर के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, क्या है क्वेश्चन 70, विच इज एन एंजाइम एक्टिवेटर सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। यानी क्वेश्चन में यह पूछा है कि इंटेस्टिनल ग्लैंड से कौन सा एंजाइम एक्टिवेटर सीक्रेट होता है। ऑप्शंस चार हैं, एमाइलेस, पेप्सिनोजिन, एंटेरोकाइनेस, लाइपेस, और क्वेश्चन आया कहां से है, टॉपिक नंबर 14 यानी डाइजेशन से। अब एमाइलेस के बारे में दो चीजें मैं बता दूंगा कि नंबर 1 इट इज एंजाइम। क्वेश्चन किसका पूछा है, एंजाइम एक्टिवेटर का। और एमाइलेस नॉर्मली आपने जो पढ़ा है कहां से रिलीज होता है, सिलेवरी ग्लैंड से। उसके अलावा कहां से आता है, उसके अलावा कॉमनली पेंक्रियास से आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। पेप्सिनोजिन ये क्या है, ये भी एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है, और कहां सीक्रेट होता है, स्टोमिक में, स्टोमिक की लाइनिंग सीक्रेट करती है। एंटेरोकाइनेस क्या है, ये एंजाइम है, और ये क्या कर रहा है, ये एक और एंजाइम को एक्टिवेट करता है।
इसलिए इसको कहेंगे एंजाइम एक्टिवेटर। अब क्वेश्चन ये होगा कि किस एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है, तो उसका आंसर है, आपने पढ़ा होगा कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है ट्रिप्सिनोजिन फ्रॉम द पेंक्रियास, और उसको एक्टिवेट किया जाता है ट्रिप्सिन के अंदर। और कौन इसको एक्टिवेट करता है? दैट इज एंटेरोकाइनेज एंजाइम विच इज रिलीज्ड बाय द इंटेस्टाइन। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स उनको रिलीज करते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि ये उस क्वेश्चन से रिलेटेड मोर क्लोज ऑप्शन है। हम डेल्टा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। लाइपेज क्या है? ये भी एंजाइम है, ये पेंक्रियास से भी सिक्रीट होता है और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स से भी सिक्रीट होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कंफ्यूजन उनमें डेवलप होगी ना, वो इस वर्ड की वजह से होगी, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स की वजह से। लेकिन इसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो क्या होगा? एंजाइम नहीं, एंजाइम एक्टिवेटर। तो यहां से इस क्वेश्चन के डिस्कशन से हमें पता चला, हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि इसका करेक्ट आंसर चार्ली है, यानी इंटेरोकाइनेस। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बोथ कंपोनेंट्स हैव हाइलिन कार्टिलेज। यहां पे कार्टिलेज से क्वेश्चन आया है। ऑप्शंस ये 4 हमारे सामने मौजूद हैं और क्वेश्चन पूछा गया है टॉपिक नंबर 9 से, दैट इज ऑफ स्पोर्ट एंड मूवमेंट, और उसमें कार्टिलेज की टाइप्स में से यह क्वेश्चन उठाया गया। अब वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं। एपिग्लॉटिस में आपको मैंने बताया था कि कौन सी कार्टिलेज मौजूद होती है। इट हैज इलास्टिक कार्टिलेज। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लेवल पर मौजूद होती है फिब्रोकार्टिलेज। सो ये ऑप्शन निकल गई। ट्रैकिया के अंदर मौजूद होती है हाइलिन कार्टिलेज। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कौन सी होती है? मैंने आपको ऊपर बताया फिब्रो। तो यहां पे भी ये ऑप्शन निकल गई, क्योंकि हमने ऑप्शन में क्या ढूंढना है? वो ऑप्शन, वो कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों चीजें हाइलिन कार्टिलेज की बनी होंगी। अब देखते हैं चार्ली। चार्ली में नोज है और पिन्ना है। अब यहां पर भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि पिन्ना या एक्सटर्नल ईयर ये तो है इलास्टिक कार्टिलेज, जबकि नोज क्या है? ये हाइलिन कार्टिलेज है। तो ये ऑप्शन भी निकल गई। और डी ऑप्शन क्या है? नोज। अब आपको ऊपर डिस्कशन से पता चल गया कि नोज में कौन सी कार्टिलेज होगी? हाइलिन। और ट्रैकिया में कौन सी कार्टिलेज होगी? हाइलिन कार्टिलेज। सो ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों हाइलिन कार्टिलेज की बनी है, और इसीलिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लामार्क द एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक्स इन जिराफ इज एक्सप्लेन्ड बाय। यानी लामार्क की थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और उन्होंने पूछा है कि जिराफ की जो लॉन्ग नेक है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुई है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से हुई है, या स्ट्रेचिंग ऑफ नेक ओवर जनरेशंस हुई है? क्वेश्चन है ये टॉपिक नंबर 7 से, यानी एवोल्यूशन से। इन ऑप्शंस के अंदर अल्फा ऑप्शन आपको पता है कि दिस इज रिलेटेड टू डार्विनिज्म, दैट एक्सप्लेन्स द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और उसी थ्योरी के अंदर आपने ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को भी पढ़ा है। तो ए ऑप्शन मैंने निकाल दी, सी ऑप्शन निकाल दी, और डार्विनिज्म ही एक्चुअली एक्सप्लेन करती है इस म्यूटेशन के प्रोसेस को, कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर म्यूटेशंस होती हैं। तो मैंने बीटा ऑप्शन भी निकाल दी।
और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते हैं कि लामार्क्स की थ्योरी के मुताबिक जो जिराफ हैं उन्होंने अपनी नेक को एक्सटेंड किया टू यूज द लीव्स ऑफ द ट्रीज, और आहिस्ता आहिस्ता वो नेक स्ट्रेच होते होते लॉन्ग होती गई। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसी जनरेशन बन गई विच वर हैविंग लॉन्ग नेक। तो ये एक्चुअली जो डी है ये लामार्क के उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती है, और इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर इसका बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 73, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस occurs in which part of the male reproductive system, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होती है। ऑप्शंस क्या हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वास डेफरेंस, स्क्रोटम और एपिडिडिमस। क्वेश्चन आया है टॉपिक नंबर 8 रिप्रोडक्शन से, और आपने ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़े हैं। आपने पढ़ा होगा यकीनन कि ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं कहां पे? टेस्टिस में, विद इन द टेस्टिस, और टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसकी डिवीजन से ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद उनकी मैचुरेशन होगी, और आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से वो फिर आएंगे एपिडिडिमस में, एपिडिडिमस से वैस डेफरेंस में, वैस डेफरेंस से होते हुए यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से फिर वो इजैकुलेट करके बाहर चले जाएंगे। तो आपको आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से पता चल गया होगा कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन कहाँ होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लेवल पर, और इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 74, विच लेयर ऑफ यूट्रस नॉरिशेस द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन के बाद कौन सी लेयर होगी यूट्रस की जो एम्ब्रियो को नॉरिश करती है। और आपने यकीनन यूट्रस के स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स पढ़ी होंगी। कौन सी 3 लेयर्स हैं? मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। वही ऑप्शंस में यहां पर मौजूद हैं। क्वेश्चन आया टॉपिक नंबर 8 से, दैट इज ऑफ रिप्रोडक्शन। ये हमारे सामने मौजूद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें ये लेबल किया गया है यूट्रस को। अब यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी होगी? एंडोमेट्रियम। उसके बाहर मस्कुलर लेयर मायोमेट्रियम, और आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम। तो अब जरा आप रिकॉल करें तो आपने पढ़ा होगा कि जो एम्ब्रियो है वो आकर यहां इंप्लांट होता है। सो इट मींस के एंडोमेट्रियम के लेवल पर ये इंप्लांट होगा, और इसी लेवल पर प्लेसेंटा डेवलप होता है। प्लेसेंटा इज डेवलप्ड बिटवीन द एम्ब्रियो एंड एंडोमेट्रियम, और इसी प्लेसेंटा के थ्रू नॉरिशमेंट होनी है। और क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि कौन सी लेयर है जो नॉरिशमेंट में इन्वॉल्व होगी आफ्टर इम्प्लांटेशन। सो आई होप कि इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने से आपको करेक्ट आंसर समझ आ गया होगा कि दैट इज एंडोमेट्रियम एंड चार्ली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, द मेन रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज टू। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान मैसेंजर आरएनए का मेन रोल क्या है? ये 4 ऑप्शंस गिवन हैं। क्वेश्चन आया है टॉपिक नंबर 3 यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से, और आपने वैसे ही एक डायग्राम देखी होगी सेल स्ट्रक्चर के टॉपिक के अंदर पोलिसोम की। यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए कैरीज जेनेटिक मैसेज,
और उसी मैसेज के मुताबिक अमाइनो एसिड्स आकर एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। अब उसके लिए जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री है राइबोसोम, और राइबोसोम के अंदर होता है राइबोसोमल आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होगा? राइबोसोम को बनाना। और जिसने इन अमाइनो एसिड्स को यहां पर लेकर आना है वो होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए कैरीज एंड डिलीवर्स अमीनो एसिड्स। तो अब ऑप्शंस में देखें, ए ऑप्शन क्या है? कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल ये मैसेंजर आरएनए का काम है। स्टेबलाइज राइबोसोम, तो राइबोसोम को स्टेबलाइज करने में राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, ये मैसेंजर आरएनए का काम नहीं है। डिलीवर अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड्स को डिलीवर करना है ट्रांसफर आरएनए ने और डिफरेंट और मॉलिक्यूल्स ने, मैसेंजर आरएनए नहीं होगा, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वो राइबोसोम ने प्रोवाइड करना है प्लेटफॉर्म, बिकॉज राइबोसोम इज द फैक्ट्री। सो ये ऑप्शन भी निकल गई एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। ऑप्शंस हैं ये चार। टॉपिक, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया? टॉपिक नंबर 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स किनको कहते हैं? विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और ग्लाइकोप्रोटीन्स के नाम से हमें पता चलता है कि ग्लाइको का मतलब या ग्लाइको का वर्ड यहां पर यूज हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, जबकि प्रोटीन का वर्ड यहां पर यूज हुआ है प्रोटीन के लिए। तो हमें पता चल गया कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये किनके मिलने से बनती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मिलने से। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका बीटा होगा। लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलेंगे तो लिपोप्रोटीन्स बन जाएंगी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स मिलेंगी तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बन जाएंगी। सो ये हमें पता चल गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है कि अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड अ बाउंड्री इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स दैट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। यानी एक तो बाउंड्री किसमें? प्लांट और एनिमल सेल दोनों में, और क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है एंट्री और एग्जिट को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज लाइकली बीइंग ऑब्जर्व्ड? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। क्वेश्चन कहां से आया? टॉपिक नंबर 4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से, और उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस में से। तो हमने सबसे पहले तो फाइंड करनी है बाउंड्री। बाउंड्री यहां पे दो हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। इनमें से कौन सी बाउंड्री ऐसी है जो दोनों में मौजूद है? तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट सेल्स में होगी। और कौन सी बाउंड्री ऐसी है जो रेगुलेट करती है सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को? तो वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। तो हमें इस 3 टिक से पता चल गया कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चार्ली है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 78 है इफ अ नॉर्मल पर्सन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा, इसके सॉल्यूशन के बगैर हम इसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है कि इफ अ नॉर्मल पर्सन मैरीज विद कलर ब्लाइंड फीमेल, व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल मेल चाइल्ड? यानी हमने नॉर्मल मेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी को फाइंड करना है अगर इन दोनों की शादी हो। किन दो की? नॉर्मल पर्सन विद कलर ब्लाइंड फीमेल। ये 4 ऑप्शंस हैं प्रोबेबिलिटी के, 0%, 25, 50, 75। क्वेश्चन कहां से आया है?
टॉपिक नंबर 10 से, दैट इज ऑफ इनहेरिटेंस। अब हमें पहले इसका क्रॉस बनाना पड़ेगा कलर ब्लाइंडनेस के लिहाज से। तो नॉर्मल मेल पर्सन का मतलब ये है कि इसके एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट अलील मौजूद होगी, जबकि वाई पर इसका काउंटर पार्ट नहीं होगा। कलर ब्लाइंडनेस क्योंकि रिसेसिव एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, तो जिसमें रिसेसिव अलील होगी वो या तो कैरियर होगा या कलर ब्लाइंड होगा। यहां पे नॉर्मल का मतलब यह है कि डोमिनेंट अलील है। इसका क्रॉस किसके साथ बनाएंगे? कलर ब्लाइंड फीमेल के साथ। और फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस कब होगी? व्हेन शी विल बी होमोजाइगस रिसेसिव। अब यहां पर जितनी भी डॉटर्स प्रोड्यूस होंगी उनका कॉम्बिनेशन ये होगा, यानी एक डोमिनेंट फादर से, रिसेसिव अलील मदर से। इट मींस कि जो फीमेल्स होंगी या डॉटर्स होंगी ये कैरियर्स होंगी, जबकि जो मेल कॉम्बिनेशन है यानी सन का कॉम्बिनेशन, वो एक्स लेगा मदर से, वाई लेगा फादर से। सो इट मींस के ये सारे सन होंगे कलर ब्लाइंड। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? नॉर्मल मेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी। तो क्या इनका कोई मेल चाइल्ड नॉर्मल होगा? नहीं, कलर ब्लाइंड होंगे। सो इसलिए अब प्रोबेबिलिटी नॉर्मल मेल चाइल्ड की क्या होगी? 0%। सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। अब हम चल रहे हैं एंड की तरफ, 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं जिसके बाद मैं समरी आपको बताऊंगा। 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज शेयर्ड बाय बोथ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। तो दो टाइप्स हैं मसल्स की, स्केलेटल और कार्डियक, और पूछा हुआ है कि इनमें से कॉमन कैरेक्टर इनका क्या है जो दोनों में होगा। ये 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन आया टॉपिक नंबर 9 से, यानी स्पोर्ट एंड मूवमेंट का। अल्फा ऑप्शन क्या है? प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशंस। तो मैं यहां पर लिख भी लेता हूं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाए। तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स का हम मिलकर कंपैरिजन करेंगे। तो स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइएटेड मसल्स। कार्डियक क्या हैं? ये भी स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो इन दोनों में कॉमन है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल, तो स्केलेटल मसल्स होते हैं वॉलेंट्री, कार्डियक मसल्स होते हैं इनवॉलेंट्री। तो इसका मतलब है कि ये कॉमन नहीं है। मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स, तो स्केलेटल मसल्स होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, जबकि स्केलेटल मसल फाइबर्स होती हैं यूनी न्यूक्लिएट। इंटरकैलेटेड डिस्क स्केलेटल मसल्स में नहीं होती, कार्डियक मसल्स में होती है। तो ये सी ऑप्शन भी निकल गई, डी ऑप्शन भी निकल गई, और हमें पता चल गया कि हमारे इस क्वेश्चन में जो चीज दोनों में कॉमन है वो स्ट्राइएशंस हैं। सो अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टाइप आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन। तो अगेन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ऑप्शंस में फिर दो ऑप्शंस दी हैं। क्वेश्चन है टॉपिक नंबर 9 यानी स्पोर्ट एंड मूवमेंट से। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि कौन इनवॉलेंट्री है। तो स्केलेटल मसल के बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, स्मूथ और इनवॉलेंट्री, तो ये निकल गया। बीटा ऑप्शन में अगेन स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री, कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री। क्वेश्चन इनवॉलेंट्री का पूछा हुआ है, ये भी ऑप्शन निकल गई। सी ऑप्शन में कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री, स्मूथ आर आल्सो इनवॉलेंट्री, ये ठीक है। डी में स्मूथ मसल्स ओनली, तो हमें पता चल गया स्मूथ के अलावा कार्डियक भी होते हैं इनवॉलेंट्री, तो डी ऑप्शन भी निकल गई। और करेक्ट आंसर इसका बन गया चार्ली, यानी कार्डियक और स्मूथ ये दोनों
इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 81, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन, वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस बोथ कंपोनेंट्स हैव नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स। अब याद रखिएगा, नॉन स्ट्राइएटेड फाइबर्स किनको कहते हैं? स्मूथ मसल्स को, क्योंकि बाकी दोनों में स्ट्राइएशंस हैं। तो इसलिए जिसने पिछले 2 क्वेश्चन ठीक कर लिए ना और ठीक अंडरस्टैंड कर लिए, वो ये वाला क्वेश्चन भी ठीक कर जाएगा। और यहां पर भी ये 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन 4 ऑप्शंस क्या हैं? स्ट्रक्चर्स की, जिनमें ये मसल्स मौजूद होंगे। तो आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि कौन सी मसल टाइप कहां पर मौजूद होती है। क्वेश्चन पूछा गया अगेन टॉपिक नंबर 9 यानी स्पोर्ट एंड मूवमेंट से। तो इंटेस्टाइन के अंदर हम जानते हैं कि स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि बाइसेप्स ये स्केलेटल मसल की एग्जाम्पल है। तो ए ऑप्शन निकल गई। बी ऑप्शन, इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर भी स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों में स्मूथ यानी नॉन स्ट्राइएटेड फाइबर्स मौजूद हैं। हार्ट के अंदर कार्डिक मसल्स होते हैं। कार्डिक मसल्स हमें पता है कि ये स्ट्राइएटेड हैं, और लंग्स में स्मूथ मसल्स होते हैं। तो यहां पर कार्डियक की वजह से हमने इसको क्रॉस कर दिया। अगेन स्टोमिक के अंदर स्मूथ मसल्स होंगे विच आर नॉन स्ट्राइएटेड, लेकिन हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स होंगे विच आर स्ट्राइएटेड। तो हमने इसको भी क्रॉस कर दिया। अब हमें पता चल गया कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बीटा है। सो यहां पर ये हमारी आज डिस्कशन कंप्लीट हुई, और एंड पे आपके सामने अगर मैं इसकी समरी रखूं तो आप देखेंगे कि यूएचएस एमडी कैट 2025 के अंदर ए सेलुलर लाइफ में से एक क्वेश्चन आया है, बायोएनर्जेटिक्स में से भी एक क्वेश्चन आया है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जबकि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से 5 क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाज अगेन अ लार्जर मेजर टॉपिक ऑफ यूएचएस एमडी कैट 2025, जिसमें 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 5 क्वेश्चंस एंजाइम से, 3 क्वेश्चंस एवोल्यूशन से, रिप्रोडक्शन से 6 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाज अगेन अ मेजर टॉपिक, जिसमें से 13 क्वेश्चंस पूछे गए। इनहेरिटेंस में से 10 यानी 10वां टॉपिक और 10 क्वेश्चंस। सर्कुलेशन में से 3 क्वेश्चंस, 2 इम्यूनिटी से, 1 रेस्पिरेशन, 1 डाइजेशन, 4 क्वेश्चंस होम्योस्टेसिस से, और बायोटेक्नोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो हमारी यहां पे डिस्कशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट डिफरेंट पेपर के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।